देखिए आपका सीआरपीसी चल रही थी और आज भाई आपका लास्ट दिन है। मैंने क्लास का इसके बाद आपका सूचना दे दी जाए। 22 तारीख से क्लास ओपन होगी, यानी कि मंगलवार से अगले, यानी कि आपका 22 मार्च से क्लास फिर चलेगी। तो आपका थोड़ा नए सिरे से चला, मैंने और थोड़ा सुधार करके ही पढ़ाया जाएगा। इधर समय कुछ और कुछ व्यक्तिगत कारणों से आपका 1.5 2 माह से क्लास डिस्टर्ब थी इधर आपका। इसके लिए बार बार खेद में जता रहा था, लेकिन अब कोई आगे डिस्टरबेंस नहीं होगा। और एक सब्जेक्ट आपका और लगेगा जे के लिए, जो यूपी जे में है, क्योंकि भाई जे और एपीओ दोनों जो सूचना है अब आएगी। तो आपका आईपीसी सीआरपीसी तो भाई चलेगी ही, और एक आपका जे का छोटा छोटा जो कानून है वह एक एक करके समाप्त किया जाएगा। उसमें एक एक हफ्ता लगता है, 1 हफ्ता या 10 दिन लगता है। तो लास्ट में आपका वो सब चलता रहेगा। मैंने लास्ट में 7:30 तक भाई भविष्य में क्लास चलेगा, 7:30 पौने 8 तक। तो आपका सीआरपीसी और पुलिस एक्ट आपका देख लिया जाएगा। मैंने भविष्य में आपका थोड़ा क्लास लंबा लंबा चलेगा। अभी तो व्यस्तता के कारण कुछ नहीं, क्लास कम चल रहा था, सुबह भी शाम भी। तो आज आपका लास्ट दिन रहेगा, एक ही सब्जेक्ट चलाया जाए, क्योंकि जब बंद होने को रहता है तो मन भी थोड़ा इधर उधर रहता है। और लोगों का भी रहता है कि भाई अब बंद होगा, घर जाना है, ये काम है वो काम है। चला दीजिए पंखा 2 3, नहीं तो और चला दीजिए सब पंखा उधर का। हाँ हाँ, क्योंकि भाई आपका गर्मी भी लगने लगती है ना। देखिए आपका सीआरपीसी चलाते हैं, लिखना नहीं है भाई, आपका समझना है। होली बाद लिखवाया जाएगा, यानी कि आपका जो लिखवाया जाएगा, आपका होली बाद लिखवाया जाएगा। आपका वारंट के बिना गिरफ्तारी का जो क्वेश्चन था 6 7 लिखवाया गया है। अभी 2 3 क्वेश्चन आपका चला दीजिए, और 1 2 पंखा उधर चला लीजिए। देखिए तो इधर छोड़ दीजिए पीछे। हाँ रहने चला दीजिए, छोड़िए, क्योंकि बंद करने पर। देखिए आपका जो सीआरपीसी में आज पढ़ाया जाएगा, प्रोकुमुलेशन एंड अटैचमेंट, अधिकारिता से बाहर कैसे वारंट का निष्पादन होगा, ये होली बाद चलेगा। तो आइए निकाल लीजिए 82 से लेकर और 86। बहुत महत्वपूर्ण ये आपकी धाराएं हैं। हेलीकॉप्टर जैसा बंद करिए हो। हाँ बहुत। ये रहने दियो वाला आवाज कर रहा है। आप बंद करिए, हेलीकॉप्टर जैसे आवाज कर रहा है ये। अभी साफ करवाते हैं छुट्टी में, सब पंखा भाई साफ करवाया जाए ताकि आवाज कम करे। अब इधर खाली रहेंगे तो कुछ आपका मेंटेन करा देंगे रूम वूम। देखिए आपका 82 से लेकर और 86 तक ये जो धाराएं हैं आपका, प्री में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, और इंटरव्यू में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। यानी कि ये जो धाराएं हैं फिर एक बार बता दिया जाए, प्रोकुमुलेशन एंड अटैचमेंट, ये आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जब भी आप उद्घोषणा या प्रोकुमुलेशन, या इसको हम कहते हैं फरार अपराधी या मफरूर अपराधी या भगोड़ा अपराधी, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका टेक्निकल क्वेश्चन कैसे बने हैं एपीओ में, जे में, एचजेएस में, वो एक एक करके देखना है। पहले तो कोरिलेट करिए। जब भी आप उद्घोषणा और कुर्की पढ़िएगा, यानी कि धारा 82 पढ़िएगा, तो सबसे पहले आपका आईपीसी की धारा, नहीं सीआरपीसी की धारा 40 के खंड 2 का सेकंड खंड पढ़ना है, यानी कि सेक्शन 40 सीआरपीसी का। अभी हम बताएंगे तब डायरेक्ट एक एक निकाल कर देखिएगा। पहले आपका सेक्शन लिख लिया जाए। इसके बाद आपका 41 पढ़ना है, इसमें भी आएगा उद्घोषित अपराधी।
इसके बाद आपका 43 पढ़ना है। याद रखिए कौन सी धारा, 43 सीआरपीसी। इसके बाद आपका 73 पढ़ना है, यानी कि आपका 73 पढ़ना है। इसके बाद आपका 82 पढ़ना है, यानी कि सीआरपीसी की जो धाराएं पढ़ाई जाएंगी वह धारा 40, ये एमपीजे के इंटरव्यू में भी बन चुका है। सेक्शन 41 हम बताएंगे, 43 बताएंगे, 73 बताएंगे और 82 बताएंगे। इसके बाद आपका जो आईपीसी में पढ़ना है, आपका एक सेक्शन इसके साथ पढ़ना है 174 ए, यानी कि आईपीसी में इसी के साथ आपका कौन सी धारा पढ़नी है, तो इंडियन पेनल कोड की धारा 174 ए पढ़ना है। इसके बाद जो लोग उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं एपीओ, बिहार में तो नहीं आएगा, तो उनके लिए आपका पूछा जाता है कि फरार अपराधी किसे कहा जाता है, ये परिभाषा किस पैरा में है, और फरार अपराधियों का कितना वर्ग होता है, और रजिस्टर से कौन नाम काट सकता है। तो फरार अपराधी के कितने वर्ग होते हैं, 2 वर्ग होते हैं, ए और बी, यानी कि क और ख। ये याद रखिए। फरार अपराधी की परिभाषा किस पैरा में दिया गया है, भगोड़े की परिभाषा 216-15 देखें। नहीं हल्का सा कंफ्यूज हो तो भाई बेरेक्ट है, देख लिया जाए। क्यों? हाँ 216, फरार मफरूर अपराधी या भगोड़ा या फरार अपराधी की परिभाषा आपका 216 में दी गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का पैरा कौन पढ़ना है, 216। इसी के साथ आपका हल्का सा हम 215 भी देखेंगे कंसेप्ट बनाने के लिए, और इसी के साथ 217 भी देखेंगे पैरा, इसमें कि 2 वर्ग होता है, एक क और दूसरा कौन सा, ख। आपका क में कौन आएंगे और ख में कौन आएंगे, तो क में उन फरार अपराधियों का नाम होगा जिनके नाम पते निश्चित हैं, और ख में उनका रहेगा नाम जिसका नाम पता निश्चित नहीं है, लेकिन अपराध करके क्या हो चुके हैं, भाग गए हैं। तो आपका 3 पैरा देखा जाएगा। अब आइए आपका एक एक करके शुरुआत किया जाए भाई। भूमिका देखिए, पहले पहले तो प्रोकोमलेशन और की परिभाषा देखी जाती है। देखिए जहाँ तक उद्घोषणा या प्रोकोमलेशन की डिफिनीशन की बात है, सीआरपीसी में कहीं भी आपका उद्घोषणा या की परिभाषा नहीं दी गई है। यानी कि अगर पूछे कि उद्घोषणा की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो सीआरपीसी में कहीं दी नहीं गई है। तो उद्घोषणा होती क्या है, तो उद्घोषणा का मतलब ये हुआ कि एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल तथा सार्वजनिक घोषणा। फिर एक बार याद रखें, एक औपचारिक तथा सार्वजनिक घोषणा जिसके तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि वह जहां भी हो, घोषणा में दिए गए समय के अंदर न्यायालय में एपियर हो जाए, हाजिर हो जाए। तो आखिर उद्घोषणा कब की जाएगी, कौन करेगा, इसका प्रभाव क्या होगा, हाजिर होने के लिए कितना समय दिया जाएगा, उद्घोषणा कितने प्रकार की होती है, और अगर न्यायालय द्वारा की गई उद्घोषणा के अंदर वह समय के अंदर हाजिर नहीं होता, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, 10 क्वेश्चन बनते हैं।
लेकिन हमें एक एक क्वेश्चन को निकालना है। पहला देखिए भूमिका में भाई, देखिए जब न्यायालय किसी अभियुक्त को या गवाह को या जमानतदार को बुलाना चाहता है तो सामान्यतः मैं बता चुका हूँ कि अगर मामला समन मामला है तो सामान्यतः क्या जारी होगा, समन। लेकिन आपका 87 अभी बताना है जहाँ की समन के बदले या समन के स्थान पर या अतिरिक्त क्या जारी किया जा सकता है समन मामलों में, गिरफ्तारी का वारंट। वो अभी बताया नहीं गया है, अगले लेक्चर में आपका आ ही जाएगा कब जारी होगा। फिर हमने बताया था कि सामान्यतः वारंट मैटर हैं, यानी कि जिसमें सजा 2 साल से अधिक है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। और वारंट दो प्रकार का होता है गिरफ्तारी का, एक जमानती और दूसरा कौन बताया गया, गैर जमानती अजमानती। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और पुलिस वारंट, कल ही बताया गया कि वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है, यानी कि पुलिस वारंट लेकर वारंटी को कहाँ खोजेगी, तो पूरे भारत में कहीं भी। तो पुलिस पूरे भारत में खोज रही है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ऐसी दशा में एक और उपाय कोर्ट के पास है। फिर याद रखिए, एक और उपाय कोर्ट के पास है। कोर्ट ये कर सकता है कि वह प्रोक्लेमेशन या उस व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा करे और ये कहे कि तुम जहां भी हो उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर कोर्ट में हाजिर हो जाओ। और ऐसे ये इनकी उद्घोषणा का मतलब एक सार्वजनिक घोषणा, जिसमें कि ये कहा जाता है कि तुम जहां भी हो कोर्ट में क्या हो जाओ, हाजिर। उद्घोषणा के बाद कभी भी ऐसे उद्घोषित व्यक्ति की मुएबुल और इमुएबुल, यानी कि चल और अचल संपत्ति को अटैच करने, कुर्क करने, जब्त करने का न्यायालय आदेश दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उद्घोषणा और कुर्की का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था वह पकड़ में नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति पर दबाव डाला जाए कि तुम न्यायालय में हाजिर हो जाओ और नहीं तो तुम्हारी संपत्ति क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। अब योगी बाबा जी जैसे नहीं कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो कैसे छीनी जाएगी, बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। यही तो आपका बाबा आपका डरवा रहे लोगों को, और अब तो नाम ही हो गया है बुलडोजर बाबा। योगी बाबा कम लोग कर रहे हैं, आपका तो राण साण सन्यासियों का कोई भरोसा नहीं होता। फिर याद रखिए, आपका राण साण सन्यासी, ये जो तीनों होते हैं, ये कब क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। जैसे बनारस में सांड होते हैं, कब किसको उठाकर फेंक दें किस गली में, कोई भरोसा नहीं। आपका याद रखिए, तो राण साण सन्यासी, तो वहां भी आपका मन बैठा है, यहाँ भी बैठा है, कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे। कब 8 बजे आ जाए और बोल दे तो जनता त्रस्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो उसके वही उदाहरण को उदाहरण पर लीजिएगा, अंधभक्त नाराज न हो, क्योंकि कई अंधभक्त भी बैठे होंगे, तो कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। फिर एक बार बैक होया जाए, यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन हम ये कह सकते हैं कि उद्घोषणा और कुर्की का मुख्य उद्देश्य ये है कि उस व्यक्ति पर दबाव पड़े ताकि वह व्यक्ति कोर्ट में क्या हो जाए, हाजिर। डरवाती हैं कोर्ट कि आ जाओ नहीं तो तुम्हारी संपत्ति हम क्या कर लेंगे, जब। अब आपका एक एक करके पहले सेक्शन निकाल लिया जाए। देखिए आपका 82 एक एक शब्द सह चलेगा और क्वेश्चन हम बनाएंगे जेएस और जे और एपीओ का।
82 के साथ हम को रिलेट करेंगे आपका आईपीसी की धारा 174 ए को। लेकिन जो ये पिछली अन्य धाराएं हैं इनको तो कम से कम पहले पढ़ा दिया जाए। पहले आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के 3 पैरा देखा जाए। पहले 215, जो व्यक्ति अपराध किया है और अपराध करके फरार हो गया है और गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है तो पुलिस का ये कर्तव्य बताया गया है कि पुलिस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कराए, उसके बाद उद्घोषणा कराए और उसके बाद उसकी चल और अचल संपत्ति कुर्की का आदेश पाए। किससे पाए? न्यायालय से। और हो सके, स्पष्ट लिखा गया है, हो सके तो पुलिस तेजी लाए और एक ही दिन में एक क्रम से तीनों आदेश न्यायालय से प्राप्त कर ले। तो देखिए तीनों आदेश हम एक दिन में दिलवाते हैं। पहला आपका हो गया कि आपका गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया सुबह 11 बजे। फिर मैंने आपका फिर पुलिस कोर्ट में एप्लीकेशन दी, एपीओ साहब देते हैं। आप लोग बनेंगे तो पुलिस वाले आपको देंगे एप्लीकेशन और सरकार की ओर से आपकी कहाँ प्रस्तुत करेंगे? मजिस्ट्रेट के समय। फिर 12 बजे ये हुआ कि सर उद्घोषणा कर दीजिए क्योंकि ये व्यक्ति वारंट पर गिरफ्तार नहीं हो रहा है। तो 12 बजे उद्घोषणा हो गई और 3-4 बजे तक ऐसे व्यक्ति की संपत्ति कुर्की का क्या हो गया? आदेश। याद रखिए। तो ये है कि तीनों आदेश क्या एक साथ जारी, माने एक ही दिन में आपका क्रम से जारी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम थोड़ा सतर्क रहिएगा कि उद्घोषणा कब की जाएगी और उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है। जो आपका बिहार एचजेएस, यूपी एचजेएस, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन तभी किया जाएगा जब इसके पहले उसके खिलाफ क्या इशू हुआ हो? गिरफ्तारी का वारंट। यानी कि जब न्यायालय पहले क्या जारी करेगा? गिरफ्तारी का वारंट। और वारंटी गिरफ्तार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, तब क्या जारी होगी? उद्घोषणा। तो फिर एक बार देखिए आपका, तो उद्घोषणा किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है? तो गिरफ्तारी के वारंट पर। अब आगे बढ़िए। कुर्की का आदेश कब दिया जाएगा? जब सामान्यतः पहले प्रोक्लेमेशन हुआ हो, उद्घोषणा हुआ हो। तो कुर्की किस पर डिपेंड करती है? उद्घोषणा पर। तो कुर्की वास्तव में गिरफ्तारी के वारंट पर भी डिपेंड करती है, उद्घोषणा पर। तो क्रम में कौन सही है ये भी पूछा जाता है। तो पहले क्या होगा? वारंट, उसके बाद क्या होगा? उद्घोषणा, और उसके बाद तीसरा क्रम पर कुर्की। भाई क्रम याद रखिए। अब आइए देखा जाए 215 में आदेश दिलवा दिए। अब फरार अपराधी या प्रोक्लेम्ड अफेंडर या उद्घोषित अपराधी, भगोड़ा अपराधी या उर्दू में मफरूर अपराधी, जिन मफरूर अपराधी की परिभाषा आपका कहाँ दी गई है? आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में। तो किस पैरा में मारेंगे? 216। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ एपीओ का, यूपी एपीओ का, कि भगोड़ा अपराधी किसे कहा जाएगा? तो बस एक लाइन, जिसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की गई है। तो किसके तहत उद्घोषणा की गई है? सीआरपीसी की धारा 82। हम अभी शुरू करेंगे, अभी भूखा में ही समय लगता है भाई। 82 एक एक शब्दों को देखना है और तमाम, भले आप न जानते हो लेकिन देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन निकलेगा।
अब इनका दो वर्ग होता है, ये रेगुलेशन बताता है उत्तर प्रदेश का पुलिस रेगुलेशन। एक वर्ग क और दूसरा कौन सा ख। क वर्ग क में किन भगोड़ों का नाम रहेगा जिनका नाम पता निश्चित है, और वर्ग ख में किन भगोड़ों का नाम रहेगा जिनका नाम पता निश्चित नहीं। अपराध करके क्या हो गए, भाग गए, लेकिन अता पता नहीं है कि कौन था कौन नहीं। तो आपका ये याद रखिए। अब आइए, जो इंटरव्यू में बना है वह क्वेश्चन देखिए कि उद्घोषित अपराधी की परिभाषा सीआरपीसी की किस धारा में दी गई है। तो आपका जवाब रहेगा धारा 40 के खंड 2 के सेकेंड खंड में। भाई और कहीं सीआरपीसी में नहीं दी गई है, कहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं बेरेक प्रोकुमुलेंट अफेंडर या फरार अपराधी कहाँ परिभाषित हैं। ये इंटरव्यू में पूछा गया है, 82 ना मार दीजिएगा। 82 में घोषणा की जाती है, परिभाषा कहाँ है, धारा 40 के किस में, 2 के सेकंड खंड में। अब आइए धारा 41 देखा जाए, मैं बता भी चुका हूँ लिखवा भी चुका हूँ, फिर एक बार देखिए। सेक्शन 41 में कुछ ऐसी दशाएं दी गई हैं जहां की पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है। मेंस में लगातार आता है, तो क्या उसमें फरार अपराधी या उद्घोषित अपराधी शामिल हैं कि नहीं, बताइए तो। शामिल है, यानी कि धारा 41 में आपका स्पष्ट लिखा है कि ऐसा अपराधी जो फरार हो, उद्घोषित हो, पुलिस उसको भी वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। तो कौन सी धारा अटैच हो गई है, 41। 43 आइए भाई, सेक्शन 43 में आपका है कि कब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो वहां भी एक शब्द आया है, भगोड़ा अपराधी, उद्घोषित अपराधी। यानी कि अगर उद्घोषित अपराधी है तो ऐसे व्यक्ति को कोई आम आदमी भी वारंट के बिना क्या कर सकता है, गिरफ्तार। किस धारा में, 43। और कल ही बता गया कि अगर कोई उद्घोषित व्यक्ति है तो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी न्यायालय यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कल ही बताया गया था ये, गिरफ्तारी का वारंट किसके नाम जारी कर सकते हैं, प्राइवेट व्यक्ति के नाम। और कह सकते हैं कि इस फरार व्यक्ति को आप ही क्या करिए, गिरफ्तार। तो कौन सी धारा निकल गई आपका, 73। तो फिर याद रखिएगा सीआरपीसी की सब धाराएं कहाँ कहाँ फरार से ही जुड़ी है। अब इसको बंद करिए चैप्टर। अब आपका देखा जब भाई 82 आ जाइए, सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरार व्यक्ति के लिए प्रोकुमुलेशन की बात की गई है। अब पहले 82 को आप तोड़िए, तो 82 को जब भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सतर्क रहना है। 82 का क्लाज 1 हम देखेंगे और 82 का क्लाज 4 देखेंगे, अभी हम पढ़ाएंगे। 82 के क्लाज 1 और 82 का क्लाज 4 अच्छे से देखना है। इंटरव्यू में दोनों में अंतर पूछा जाता है, इसको और अच्छे से तैयार रखना है। 82 का क्लाज 1 और 82 का कौन सा क्लाज, 4। तो पहले अब एक एक करके शुरू किया जाए, सामान्य बातें हो गई। देखिए आपका 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा यानी कि प्रोकुमुलेशन। अब ये ना कहेगा कि उद्घोषणा होती क्या है। पहला खंड देखिए, और नए लोग भी थोड़ा सतर्क रहें। देखिए बेहर की कैसे, बेहर के कई शब्दों को पढ़ेंगे आप घर पे, यानी कि जब भी घर पर पढ़िए तो उसी स्टाइल में पढ़िए ताकि क्वेश्चन कभी भी गलत न हो। देखिए पहला खंड
यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या साक्ष्य लिए बिना, तो पहला ये आया कि उद्घोषणा जारी करने की शक्ति किसको है, न्यायालय को है। दूसरा ये आया कि न्यायालय साक्ष्य लेने के बाद ही उद्घोषणा करेगा, कि साक्ष्य लिए बिना भी कर सकता है कि दोनों। तो क्या लिखा है बैरक में, दोनों, चाहे साक्ष्य लिए बिना या साक्ष्य लेने के बाद। अगला देखिए, यह विश्वास करने का कारण है कि, यह विश्वास करने का कारण है कि, अब रीजन टू बिलीव विश्वास का कारण है। अभी हम इसको पहले तोड़ रहे हैं तब समझाएंगे। क्या विश्वास का कारण है कि कोई व्यक्ति शब्द पकड़ना, अभियुक्त नहीं शब्द आया है, शब्द पकड़ना है यहाँ भाई, कोई व्यक्ति। अभी हम बताएंगे व्यक्ति में कौन कौन से। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके विरुद्ध उसने मतलब न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट क्या किया है, जारी। इसको भी हम जारी किया है, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। माने ऐसा व्यक्ति क्या हो गया है, या तो फरार हो गया है या अपने को क्या कर रहा है, छिपा रहा है। ऐसा व्यक्ति, आगे देखिए सर, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, यानी कि या तो उसके फरार होने के कारण या अपने को छुपाने के कारण ऐसे वारंट का क्या नहीं हो पा रहा है, निष्पादन। निष्पादन मतलब कि यह वारंट लागू नहीं कराया जा सका है, अर्थात वारंटी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अगला शब्द देखिए, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकेगा। ऐसा न्यायालय का मतलब कौन न्यायालय, जिस न्यायालय ने क्या जारी किया था इससे पहले, गिरफ्तारी का वारंट। आपका उद्घोषणा जारी कर सकता है। अब लिखित उद्घोषणा की मौखिक, लिखित, लिखित, आपका लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है, लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। अगला शब्द देखिए, कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात क्या होगा, हाजिर हो। यानी कि जिस तारीख को उद्घोषणा का क्या हुआ है, नोटिफिकेशन, प्रकाशन हुआ है, उस तारीख से कितने दिनों की बाद एक डेट दी जाएगी, 30 दिन के बाद। और ये डेट दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति से कहा जाएगा कि जो उद्घोषणा में समय है, स्थान है, उस समय पर और मन उस स्थान पर आप क्या हो जाइए, हाजिर। उद्घोषणा में लिखा रहेगा किस स्थान यानी किस न्यायालय में क्या हो गया, जो हाजिर होने के लिए समय दिया जाएगा, जिस दिन उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन नोटिफाई होगा, प्रकाशित होगा। हर हाल में याद रखे उसके कितने दिनों के बाद की वह डेट होगी, हाजिर होने के लिए डेट जो दी जाएगी वह 30 दिन के बाद। अब देखिए आपका एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए भाई, आपका शुरुआत किया जाए। पहला शुरुआत ये करना है कि 82 के तहत कौन प्राधिकारी सक्षम है जो उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन आपका कर सकता है या उद्घोषणा का आदेश दे सकता है, तो वह सक्षम कौन है, न्यायालय। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि उद्घोषणा कौन न्यायालय कर सकता है, तो सभी न्यायालय
आपका कर सकते हैं कि केवल वह न्यायालय कर सकता है जिसने कि इसके पहले उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। दूसरा क्वेश्चन, तो बताइए कौन कर सकता है? कॉमन कोर्ट उद्घोषणा करेगा, सतर्क रहिएगा। कौन न्यायालय करेगा? जिसने क्या किया था इसके पहले, गिरफ्तारी का वारंट क्या किया था जारी। सभी न मार कर आ जाएगा, एक एक बहुत कठिन है। फिर एक बार, उद्घोषणा केवल और केवल वही न्यायालय करेगा जो न्यायालय इसके पहले क्या जारी कर चुका है, अरेस्ट वारंट। दूसरा न्यायालय नहीं, ये निश्चित याद रखिए। अब आइए, उद्घोषणा साक्ष्य लेने के पहले किया जा सकता है कि साक्ष्य लेने के बाद की जा सकती है? दोनों। न्यायालय चाहे साक्ष्य ले या न ले, लेकिन न्यायालय को ये बिलीव कर, रीजन टू बिलीव हो गया है, विश्वास करने का कारण है। अब इस शब्द को थोड़ा मथिए। विश्वास करने का जो कारण शब्द है, ये सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं है। तो विश्वास करने का कारण, फिर अब एक कंसेप्ट अलग बनाना पड़ेगा। ये जो विश्वास करने का कारण शब्द लिखा गया है, ये सीआरपीसी की किसी भी धारा में परिभाषित नहीं है। तो तुरंत आपका सीआरपीसी की धारा 2Y से कवर करेंगे, थोड़ा ध्यान में रखिए। सीआरपीसी की धारा 2Y बताती है कि जो शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है किंतु आईपीसी में उनकी परिभाषा दी गई है, तो अगर वे शब्द सीआरपीसी में आते हैं तो उनका अर्थ वह लगाया जाएगा जो आईपीसी में दिया गया है। तो अब आपको ढूंढना है कि विश्वास करने का कारण आईपीसी में परिभाषित है कि नहीं है, और आईपीसी के किस धारा में? 26 में। तो पहले विश्वास करने का कारण समझिए। विश्वास करने का कारण का मतलब कि सफिशिएंट बेस होना, पर्याप्त आधार होना। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय के पास इस बात का पर्याप्त आधार विद्यमान है, यानी कि आपका विश्वास करने का कारण मतलब क्या हुआ? पर्याप्त आधार। ये कहाँ से परिभाषा गवर्न करेंगे? आईपीसी के किस सेक्शन से? 26। आइए, विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। तो फिर डिपेंड कराइए, उद्घोषणा किस पर निर्भर करती है? तो गिरफ्तारी के वारंट पर निर्भर करती है। ये एसजेएस में कई बार आ चुका है, क्योंकि जब तक कि गिरफ्तारी का वारंट पहले न जारी हुआ हो, आपका उद्घोषणा जारी नहीं हो सकती। तो पहले क्या जारी कराना पड़ेगा? गिरफ्तारी का वारंट। किसके खिलाफ? आपका उस व्यक्ति के खिलाफ। अब आइए, फिर एक बार देखिए भाई, उद्घोषणा गिरफ्तारी के वारंट पर डिपेंड करती है। यह आवश्यक है कि उद्घोषणा से पहले, चाहे 2 मिनट या 4 मिनट पहले, उसे मतलब नहीं है, या 10 दिन पहले या 1 माह पहले, उससे मतलब नहीं है। उद्घोषणा यह अनिवार्य है कि उद्घोषणा करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय ने अरेस्ट वारंट जारी किया हो। अब क्वेश्चन देखिए इंटरव्यू में, क्या गिरफ्तारी का वारंट और उद्घोषणा का आदेश साथ साथ दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अगर दोनों साथ साथ दिए जाते हैं तो ये प्रक्रिया अवैध होगी, ये आदेश क्या होगा? अवैध। तो आपका पूछा जाएगा पहले किसका आदेश दिया जाएगा? गिरफ्तारी का, और उसके बाद किसका? उद्घोषणा। भले 1 मिनट का अंतर हो,
लेकिन साथ साथ ही ये दोनों आदेश नहीं देने हैं। अगर साथ साथ आदेश दिया जाता है आपका गिरफ्तारी का वारंट और उद्घोषणा का, तो ये दोनों वैध होंगे कि अवैध होंगे? अवैध। वैध न बना दीजिएगा। अब आइए, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, तो अब व्यक्ति शब्द आपका ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, तो क्वेश्चन का मॉडल सबसे अच्छा मॉडल ये बनता है। व्यक्ति में यहाँ कौन शामिल है? तो चूंकि अभियुक्त शब्द नहीं लिखा है, एक्यूज नहीं लिखा है, क्या लिखा है? शब्द व्यक्ति। तो व्यक्ति में आपका कौन कौन शामिल हो सकता है? अभियुक्त भी शामिल हो सकता है, विटनेस या गवाह या साक्षी भी शामिल हो सकता है, और तीसरा जमानतदार, यानी कि उसको लीगल भाषा में प्रतिभू कहा जाता है। अब एचजेएस में जो क्वेश्चन बना कि धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा किसके विरुद्ध की जा सकती है? अभियुक्त के विरुद्ध, साक्षी के विरुद्ध, प्रतिभू के विरुद्ध, उपर्युक्त सभी। बताइए क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी क्यों मारेंगे? क्योंकि शब्द जो वर्ड पकड़ना है, शब्द क्या लिखा है? व्यक्ति। और व्यक्ति में केवल अभियुक्त ही नहीं है, कौन है? आपका गवाह भी और जमानतदार। तीनों पर एक एक उदाहरण देखिए, भले समय लगे लेकिन ये धारा एक दो जो है ये काफी अच्छे से पढ़ी जाती है। भले थोड़ा समय लग जाए एक लेक्चर, लेकिन ये जो सेक्शन है 82 से 86, ये थोड़ा दिमाग लगाकर एक एक छोटी छोटी बातें इसमें देखनी है। देखिए, आपका व्यक्ति शब्द में अभियुक्त, प्रतिभू और आपका गवाह तीनों शामिल हैं। अतः तीनों के विरुद्ध धारा 82(1) के तहत, 82(1) हम चल रहे हैं, 82(1) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है फरारी की। अब तीनों का एक एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए ये एक व्यक्ति हैं, वह अपराध किया, फरार हो गया, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है, तो 82(1) के तहत क्या जारी हो सकता है? उद्घोषणा। अब दूसरा उदाहरण देखिए गवाह पर। न्यायालय ने किसी गवाह के नाम समन निकाला। इस समन मने प्रेम से बुलाया, बताया गया है कि आ जाओ। समन वह रिसीव कर लिया लेकिन आया नहीं। तो दूसरा उपाय बताया गया था 87 में कि समन पर जब गवाह नहीं आया कोर्ट में तो क्या होगा? अब गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। न्यायालय ने गवाह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और गवाह फरार हो गया। तब न्यायालय क्या करे? तो 82(1) करे और गवाह के खिलाफ क्या करे? उद्घोषणा। फरारी की क्या करे? तो क्या साक्षी या गवाह के खिलाफ हो सकता है कि नहीं 82(1) की उद्घोषणा? अब जमानतदार आइए। जमानतदार या प्रतिभू, देखिए भाई नए लोग भी एक बार फिर समझाया जाए। देखिए, जब किसी अभियुक्त को न्यायालय जमानत देता है तो उससे प्रतिभू मांगता है, जमानतदार मांगता है, यानी कि गारंटर मांगता है। आसान भाषा में हम क्या कहेंगे? गारंट। कि दो गारंटर लाओ, कुछ वह रकम जमा करेंगे ताकि ये दोनों लोग तुम्हारी गारंटी लेंगे। किस बात की गारंटी? कि जब जब तुम्हें कोर्ट बुलाएगा ये दोनों लोग तुम्हें क्या कराएंगे? कोर्ट में हाजिर। अगर तुम भाग गए तो ये जो लोग रकम दिए हैं ये रकम न्यायालय जब्त कर लेगा, वसूल लेगा और तुम्हारे खिलाफ ही क्या कर देगा? कार्रवाई। तो मान लीजिए किसी जमानतदार को बुलाया गया, समन जारी करके नहीं आया, तो उसके बाद गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, फरार हो गया, तो उसके खिलाफ अब धारा 82 में क्या जारी होगा? उद्घोषणा। और जमानतदार की संपत्ति धारा 83 में क्या की जाएगी? कुर्क। भाग नहीं सकते भाई।
तो आपका ये हमने बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये गलत न हो कि 82 की उद्घोषणा किसके विरुद्ध, तो अभियुक्त के भी विरुद्ध, गवाह के भी विरुद्ध और जमानतदार या प्रतिभूत उपर्युक्त सभी मार कर आई। क्यों हम सभी बता रहे हैं, क्योंकि बेरेट का जो शब्द है वह क्या लिखा गया है, अभियुक्त नहीं, क्या लिखा है, व्यक्ति। आगे देखिए, अब न्यायालय को ये विश्वास हो गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है वह व्यक्ति क्या हो गया है, या तो क्या हो गया, फरार, या क्या हो गया, अपने को छुपा रहा है। तो बताइए, गिरफ्तारी के वारंट के बाद किसी व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा कब की जा सकती है, तो डायरेक्ट नहीं, न्यायालय में ये दिखाइए, न्यायालय को ये बिलीव कराइए कि ये जो वारंटी है यह क्या हो गया है, या तो फरार हो गया है या अपने को क्या कर रहा है, छुपा रहा है। केवल इतना से नहीं होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है। केवल पुलिस ये दिखा दे कि यह व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, इस आधार पर उद्घोषणा नहीं, ये जेस में पूछा जाता है। ये दिखाना ही पड़ेगा कि इसके फरार होने के कारण या इसको अपने को छुपाने के कारण जो आपने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था उसका क्या नहीं हो पा रहा है, निष्पादन। फिर एक बार याद रखिए, केवल फरार हो जाना या छुपा लेना पर्याप्त नहीं है, ये न्यायालय को विश्वास कराना पड़ेगा कि हमने कुछ खोजबीन की है। अब ये नहीं कि बैठ गए आपका कोमा में पुलिस वाले और कह रहे हैं कि फरार हो गया, छुपा रहा है, और खोजने का कोई क्या नहीं किया प्रयास। अरे भाई, कुछ तो खोजिए, 2-4 घंटा ही खोजिए वारंट लेकर। अब डायरेक्ट आ गए कि तुरंत भाई आपका फरार हो गया है, यानी कि ये दिखाना पड़ेगा कि यह फरार हो गया है या अपने को छुपा रहा है, जिसके कारण ये वारंट का निष्पादन नहीं हो रहा है, यानी कि ये वारंटी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। तब न्यायालय क्या करे, अब आइए, निष्पादन मैंने गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तब ऐसा न्यायालय मतलब कि जिस न्यायालय ने क्या जारी किया था, वारंट, दूसरा नहीं। फिर सतर्क रहे नए लोग, कौन न्यायालय, जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का क्या जारी किया है, तब ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ, चाहे अभियुक्त हो या गवाह हो या प्रतिभू हो, उस व्यक्ति के खिलाफ कैसी उद्घोषणा जारी करेगा, लिखित की मौखिक उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन क्या किया जाएगा, प्रकाशित, यानी कि आपका प्रकाशन आगे आएगा, ऐसी उद्घोषणा प्रकाशित की जाएगी। अब कैसे प्रकाशन होगा ये आगे बताया जाएगा, और उसमें एक तिथि डाली जाएगी, और वह जो डेट होगी वह उद्घोषणा के प्रकाशन के कितने दिन के बाद की होगी, 30 दिन। अब आइए, अगर उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से वह डेट 30 दिन या उससे कम है, तो क्या ये उद्घोषणा वैध होगी कि अवैध, बताइए। अवैध होगी, क्योंकि कानून कहता है कि 30 दिन के बाद का ही समय देना चाहिए। ये याद रखिए भाई, 30 दिन के क्या। तो इस प्रकार फिर एक बार याद रखिए, आपका एक उदाहरण बताते हैं, तब आपका भी जोड़ना है कई धाराएं। भाई देखिए, आपका मान लीजिए ये एक अभियुक्त था, न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट इसके खिलाफ जारी किया, ये फरार हो गया या छुपा रहा था, गिरफ्तार नहीं हो पाया, तो 82 के क्लास 1 के तहत न्यायालय ने उद्घोषणा प्रकाशित की। तो 1 जनवरी 2022 को उद्घोषणा प्रकाशित की गई। तो फिर बताइए, अब कोई डेट बताइए जिसमें कि कहा जाएगा कि डेट के अंदर आ जाओ, तो जो डेट होगी वह उद्घोषणा के प्रकाशन के कितने दिनों बाद की होगी,
30 दिन, तो 31 जनवरी कर लिया जाए। न्यायालय ने ये कहा कि 31 जनवरी 2022 तक क्या करो, आ जाओ। तो अगर आ जाता है तो भाई ठीक है, और नहीं आता है तब क्या होगा, तो यही आपका और थोड़ा टेक्निकल है। अगर इस डेट के अंदर आ गया, किस तारीख को, या पकड़ लिया गया 31 जनवरी 2022, तब क्या प्रभाव होगा, उसके बाद आता है तो क्या प्रभाव होगा, इसके लिए आपको एक तो आईपीसी की धारा 174 ए देखना है। अच्छे से देखिए, जो तिथि उद्घोषणा में दी गई है, पहला नियम, यदि उस समय के अंदर वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता और उद्घोषणा 82 के क्लाज 1 के तहत थी, तो ऐसा व्यक्ति एक नया अपराध कर बैठा है, यानी कि एक और अपराध कर बैठा, एक नया अपराध। और वह किस धारा के तहत, आईपीसी की 174 ए। और न आने के बदले वह अलग से एक अपराध के लिए दंडित होगा, और उसमें दंड है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों। फिर एक बार हम बता रहे हैं, अगर 82 की उद्घोषणा है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो वह एक नया अपराध करता है, आईपीसी की किस धारा के तहत, 174 ए। नया अपराध, एक और मुकदमा लग जाएगा, और अधिकतम सजा कितनी है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों। जो अपराध किया है वो तो किया ही है, एक और मुकदमा ला दिया जाएगा। लेकिन कब, जब समय के अंदर क्या हुआ, हाजिर नहीं हुआ। अब दूसरा ये भाई, कुर्की पहले करा दिया जाए। 1 जनवरी को उद्घोषणा जारी की गई, तो उद्घोषणा के बाद कभी भी न्यायालय ऐसे व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने, अटैच करने या कुर्क करने का आदेश दे सकता है। 1 जनवरी को ही दे दे शाम तक, 2 जनवरी को दे दे, 4 जनवरी को दे दे। अब ये ना कहिएगा तो 30 दिन बाद ही देगा। फिर मैं बता दूं, ये ना कहेगा कि जो समय दिया उसके बाद कुर्की। उद्घोषणा के बाद कभी भी उद्घोषित व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति की कुर्की का क्या दिया जा सकता है, आदेश। तो बताइए, इस उदाहरण में उद्घोषणा किस तारीख को हम कराए थे, 1 जनवरी को, तो क्या 1 जनवरी को शाम को कुर्की का आदेश दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। 2 जनवरी को दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है। भाई वो जो 30 दिन के बाद का समय है उस पर ध्यान न दीजिएगा। फिर मैंने लोगों को बता दूं, आपका उद्घोषणा के बाद कभी भी कुर्की का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन जो संपत्ति कुर्क हुई है, अब फिर आपका नियम बताएगा, और ये नियम जाएगा 85 में, यानी किसी आगे बताया जाएगा, बस हल्का सा यहाँ देखना है। अगर उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क हो गई और वह उद्घोषणा में जो समय दिया गया है उस समय के अंदर कोर्ट में या तो हाजिर हो जाता है या पकड़कर पुलिस द्वारा लाया जाता है। और लेकिन कितने समय के अंदर, जो समय हाजिर होने का क्या किया गया था, दिया गया था, उसके पहले, बाद में नहीं, इसके क्या अंदर। तो उसकी जो संपत्ति है कुर्की से रिलीज कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी, कुर्की हटा ली जाएगी, संपत्ति उसे मिल जाएगी। जो संपत्ति क्या की गई थी कुर्क, उसे क्या होगी, मिल जाएगी। लेकिन कब, प्रेम से दी जाएगी वापस, ये मैंने प्रेम से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कब छोड़ा जाएगा, जब वह समय के अंदर कोर्ट में क्या हो जाए,
या तो हाजिर हो जाए या पुलिस द्वारा पकड़कर लाया जाए। ये थोड़ा सतर्क रहना भाई, काफी कठिन है। इस प्रकार आपका ये 82 बताया गया। किसी को समस्या हो तो बताइए, और नहीं तो आपका 82 चला जाए, 3 चला जाए, फिर 4 भी पढ़ना है। भाई किसी को समस्या हो तो बताइए जहाँ भी, और नहीं तो अगला खंड चला जाए। अभी 82 4 भी उद्घोषणा करानी पड़ेगी एक। ये प्रथम उद्घोषणा थी भाई। ये 82 में चौथी बार उद्घोषणा थी, पहली बार। एक और हम कराएंगे, वह 82 4 की, लेकिन उसमें अंतर आएगा। अगला देखिए खंड 2। उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। अब आइए खंड 1 से कवर करिए। जब न्यायालय लिखित में उद्घोषणा करता है तो 82 का क्लॉज 1 बताता है कि इस उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाएगा। ये उद्घोषणा नोटिफाई की जाएगी। तो प्रकाशन कैसे किया जाता है? तो जब फरारी की उद्घोषणा का प्रकाशन होता है तो सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं यूट्यूब तमाम। आपका एक तहसीलदार साहब गए हैं और जाकर उस फरार व्यक्ति के घर के सामने डुगडुगी बजा के, यानी कि बाजा वाले भी रहते हैं, 2 3 डुगडुगी बजा रहे हैं बाजा वाले, और लाउड स्पीकर से जो घोषणा रहती है उसको क्या करते हैं, पढ़कर सुना देते हैं। बहुत अच्छा एक वीडियो वायरल हुआ था भाई। आपका एकदम 57 इंची सीना किए हुए तहसीलदार साहब, और हाथ में मोबाइल लिए हुए, और एक एक हाथ में पर्चा लेकर, और पूरा बेकारे जैसे उद्घोषणा होनी चाहिए। इसको मुनादी कहा जाता है। उर्दू में क्या कहा जाता है? मुनादी हो गई। मुनादी हो गई मतलब कि धारा 82 की क्या हो गई? उद्घोषणा। और याद रखिए, गांव में क्या कहा जाता है, शहर में भी मुनादी हो गई, यानी कि न्यायालय ने उद्घोषणा कर दिया, और जाकर पुलिस वाले उनके घर के सामने ये पर्चा लेकर पढ़कर सबको क्या किए, सुना दिया। मुनादी कहा जाता है। देखिए बेरेट की भाषा, उद्घोषणा कैसे प्रकाशित की जाएगी, चूंकि सार्वजनिक घोषणा तो गुप्त थोड़े रखी जाएगी। हाँ, तो तामील नहीं करा पाती तभी तो उद्घोषणा कराएगी, और क्या। नहीं, वो तो असंग है मामले में, है ना, समय थोड़े हैं भाई। आपका वो तो केवल उत्तर प्रदेश में है ना, कि अगर 6 से 6 सप्ताह के अंदर असंज्ञेय मामलों में वारंट तामील नहीं हो पाया तो कोर्ट को वापस कर दे। वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए नियम है, पूरे देश के लिए नहीं। और ये पूरे देश के लिए पढ़ा जा रहा है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, जो नियम है। भाई पुलिस एक्ट के, पुलिस आपका एक्ट है या रेगुलेशन है, फिर याद रखिए, ये रेगुलेशन केवल उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड बिहार के लिए नहीं, जो पढ़ा गया है। देखिए आगे भाई, उद्घोषणा कैसे प्रकाशित की जाएगी देख लीजिए थोड़ा बहुत और भाई। आपका फर्स्ट में 3 खंड है, देखिए। वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सदृश स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। यानी कि घर के सामने पुलिस वाले या तहसीलदार इत्यादि चले जाएं, और घर के सामने लाउडस्पीकर लगाकर, और जो घोषणा का आदेश हुआ है उस आदेश को ऐसे करके क्या कर दें, पढ़ दें, तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि ये क्या है, इसके खिलाफ मुनादी हो गई, ये भगोड़ा है। अब पुलिस क्या कर रही है, इसे खोज रही है। दूसरा देखिए, पढ़कर प्रकाशित की जाएगी। दूसरा, उसके वास स्थान, यानी कि जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है, तो एक कॉपी वहां चस्पा कर दी जाएगी, यानी कि उसके गेट पर, या उसके गेट के बगल में, या दरवाजे के बगल में एक कॉपी पुलिस क्या कर देगी, चस्पा। तो पहला पढ़कर हो गया, पढ़कर भाई बोल दिया गया। फिर एक कॉपी क्या कर दिया गया, चस्पा। तीसरा देखिए, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहदृश भाग पर लगाई जाएगी,
यानी कि जो कोर्ट में नोटिस बोर्ड बोर्ड होता है, तो एक कॉपी उस जिस कोर्ट ने जारी किया है उद्घोषणा, उसके नोटिस बोर्ड पर भी लगा दी जाएगी। एक कॉपी वहाँ हो गया। तो भाई बस याद रखिए, प्रकाशन कैसे हुआ, पढ़कर हुआ, चस्पा करके हुआ, और एक कॉपी नोटिस बोर्ड पर कोर्ट के क्या कर दी गई, लगा दी गई। कोई भी आए तो देख सकता है। और आगे देखिए सेकंड, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित जो दैनिक समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित की जाए। यानी कि जैसे आपका इलाहाबाद में जो डेली पेपर निकलते हैं, तो कोर्ट चाहे तो आदेश दे सकता है कि ये जो उद्घोषणा हमने किया है, इन पेपरों में किसी एक या अधिक में क्या किया जाए, छापा जाए। ये भी जैसे कि कोई चीज अगर पेपर में छप गई तो भले आप पेपर न पढ़ते हो, ये मान लिया जाएगा कि पूरे संसार को, पूरे देश को क्या हो गया मालूम, इस व्यक्ति के खिलाफ क्या हो गई, उद्घोषणा। पेपर में भी छपता है, देखते होंगे कि न्यायालय का आदेश यही है, इनके खिलाफ 82 के तहत क्या हुई है, उद्घोषणा प्रकाशित कर दी गई है। पेपर में भी छापा जा सकता है कि नहीं, छापा जा सकता है। अगला देखिए खंड 2, देखिए खंड नहीं, खंड 3 बताता है आपका, ये मेंस में लिखना नहीं रहता, ये आपका साक्ष्य के बारे में है। खंड 4 महत्वपूर्ण है। तो अभी पहले भूमिका बांध लीजिए भाई, 2-4 मिनट और चलेगा क्लास। आइए 82 और 82 82 में पहले बताइए, तब 82 बताया जाए। 82 में जो उद्घोषणा जारी हुई थी वह प्रथम बार हुई थी कि द्वितीय बार? प्रथम बार। 82 के तहत उद्घोषणा व्यक्ति के खिलाफ हुई थी कि अभियुक्त के खिलाफ? आपका सभी के, माने व्यक्ति के खिलाफ, अभियुक्त केवल नहीं, व्यक्ति। अगर 82 में उद्घोषणा के अंतर्गत, माने जो उद्घोषणा की गई थी उस समय के अंदर अभियुक्त हाजिर नहीं होता था तो सजा पाता था 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। आइए आपका ये माने 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों, ये होता था। अब 82 में जो उद्घोषणा होगी वह मूल सीआरपीसी में नहीं थी, पहला याद रखिए, मूल सीआरपीसी में नहीं थी। इसे बाद में 2005 में जोड़ा गया, कंसेप्ट बना दिया जाए। 82 भाई कवर करिए, कुछ तो अंतर आए। 82, ये जो 82 के तहत उद्घोषणा होगी आपका द्वितीय बार होगी, पहली बार नहीं। अब कितनी बार, चौथी बार? यह केवल और केवल अभियुक्त के विरुद्ध होगी, गवाह और प्रतिभू नहीं। केवल किसके विरुद्ध? अभियुक्त के विरुद्ध। सभी अपराधों में नहीं, केवल 19 गंभीर अपराध हैं उसी में, सब में नहीं होगी। दूसरी बात, कितने गंभीर अपराध हैं? 19 धारा गिन सकते हैं भाई, 19 धाराएं लिखी गई है सीरियस ऑफेंस की। अगर इस उद्घोषणा में वही समय दिया जाएगा, फिर वही कहानी शुरू होगी। अगर इस उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर, अब व्यक्ति न कहिएगा, यहाँ क्या कहना है, अभियुक्त कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो वह आईपीसी की धारा 174 ए के तहत दंड का भागी होगा। यहाँ भी 174 ए के तहत ही दंड पाता था, लेकिन यहाँ जो दंड की मात्रा कितनी थी, 3 वर्ष या जुर्माना। अब दंड की मात्रा बढ़ेगी, 82 वाली उद्घोषणा में बढ़ेगी। ये अलग अपराध होगा, मेन अपराध से न जोड़िएगा, ये अलग अपराध होगा। और इसमें 7 वर्ष का कारावास और क्या, जुर्माना। यानी कि समय के अंदर नहीं आएगा तो आपका कितना दंड पाएगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
लेकिन कब, जब उद्घोषणा कौन वाली है, 82-1 की 82-4? हाँ, ये पहली बार की दूसरी बार? इसके विरुद्ध केवल? अभियुक्त के विरुद्ध? और सभी अपराधों में कि कुछ? तो कितने अपराधों में? 19। ये इंटरव्यू के लिए बहुत काम करता है। 4 अंतर तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, डिटेल में चला जाएगा तो एक दो अंतर और क्या किया जाएगा। वैसे ही प्रकाशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपका आगे और बताया जाएगा। भाई होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और 22 तारीख से फिर क्लास चलेगा। यही क्लास आज एंड किया जाए, और आपका 22 से पूरे फार्म में कास्ट क्लास चलेगा, क्योंकि यूपीजे और एपीओ भी आने का पूरा चांस है। तो भाई प्रयास किया जाए कि 22 से आपका मैसेज कर देंगे, समय भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए और हल्का सा स्पीड बढ़ाई जाए। वैसे कल से थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ी है।